हेलो फ्रेंड्स, चैनल में आपका स्वागत है। इससे पहली क्लास में हमने इंडियन एविनेट एक्ट को शॉर्ट में पढ़ा था। उसमें कितने चैप्टर्स हैं, कितने आर्टिकल कितने सेक्शन हैं, ये सब हमने पढ़ा था। आज की क्लास में हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे, प्रारंभिक। ठीक है, तो फ्रेंड्स क्लास स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि साक्ष्य अधिनियम के पिता किसे कहा जाता है, मीन्स जनक किसे कहा जाता है। तो वो हैं जेम्स फिट्स स्टीफन। इन्हें साक्ष्य अधिनियम का जनक कहा जाता है। ये हम पढ़ चुके हैं कि इंडियन एविनेट एक्ट में 167 सेक्शंस है और चैप्टर 11 है। पार्ट फर्स्ट में क्या दिया गया है, तथ्यों की सुसंगति, रिलेवेंस ऑफ फैक्ट्स। सो इसकी संरचना किस प्रकार की है वो हम पढ़ते हैं। पार्ट फर्स्ट, तथ्यों की सुसंगति, चैप्टर फर्स्ट प्रारंभिक, सेक्शन 1 to 4। चैप्टर 2 तथ्यों की सुसंगति के विषय में, सेक्शन 5 to 55। उसके बाद पार्ट सेकंड सबूतों के विषय में, चैप्टर 3 तथ्य जिनका साबित किया जाना आवश्यक नहीं है, मीन्स ऐसे तथ्य जिन्हें साबित किया जाना इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसके बारे में सेक्शन 56 to 58 बताता है। उसके बाद चैप्टर 4 मौखिक साक्ष्य के रूप में, मीन्स ओरल साक्ष्य, मौखिक बोले जाने वाले साक्ष्य, जो सेक्शन 59 एंड 60 में दिया गया। उसके बाद चैप्टर 5 दस्तावेजी साक्ष्य के विषय में, मीन्स डॉक्यूमेंट्स साक्ष्य। ठीक है, जो सेक्शन 61 to 90 ए। उसके बाद चैप्टर 6 दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा मौखिक। ठीक है, मीन्स दस्तावेजी साक्ष्य जो ओरल हो। उसके बाद पार्ट 3 साक्ष्य का पेश किया जाना और प्रभाव, मीन्स जो साक्ष्य पेश किया जा रहे हैं उनका प्रभाव क्या है और वो कैसे पेश किए जाने। ठीक है, कितने इंपॉर्टेंट रखते हैं मीन्स वो साक्ष्य। उसके बाद चैप्टर 7 सबूतों के भार के विषय, मीन्स जो सबूत पेश किया जा रहा है कोर्ट में वो कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना प्रभावी है, उसके बारे में सेक्शन 101 से 114 ए बताता है। ठीक है, कि सबूत का भार विषय किस प्रकार का है। उसके बाद चैप्टर 1 विबंधन, जो सेक्शन 115 से 117। उसके बाद चैप्टर 9 साक्ष्यों के विषय में, मीन्स अब साक्ष्य के क्या टाइप विषय है, सब्जेक्ट हैं, सेक्शन 118 से 134। उसके बाद आगे आता है चैप्टर 10, जिसमें साक्ष्यों की परिभाषा परीक्षण के विषय में दे रखा है, मीन्स उनकी जांच किस प्रकार से की जाएगी। ठीक है, साक्ष्यों की, सेक्शन 135 से 166 तक। उसके बाद चैप्टर 11 साक्ष्यों के अनुसूचित ग्रहण और अग्रहण के विषय में। ठीक है, वो सेक्शन 167। ये पूरा सेक्शन एक शॉर्ट में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, अब आगे में पढ़ते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की प्रकृति। अब जो भारतीय साक्ष्य एविडेंस है उसकी प्रकृति किस प्रकार की, मतलब उसका स्वरूप क्या है, ढांचा क्या है उसका। फर्स्ट है विधि, वो एक लॉ है। ठीक है, मौखिक विधि, प्रक्रिया विधि। ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। उसके बाद है अधिकार, कर्तव्य एवं उपचार, मतलब अधिकार भी है, कर्तव्य है और उपचार भी है। उपचार को निर्धारित करने, ठीक है, उपचार को निर्धारित करने के लिए भी है। ठीक है, प्रक्रिया है इसकी जो। उसके बाद है लेक्स फेरी या लेक्स लोकी। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। लेक्स फेरी द लॉ ऑफ फर्म्स, लेक्स लोकी द लॉ ऑफ द प्लेस वेयर एन एक्ट इन। उसके आगे पढ़ते हैं हम थर्ड, कंप्लेंट कोड आर नॉट साक्ष्य अधिनियम पूर्ण साक्ष्य विधि है या नहीं है। अब ये पूर्ण साक्ष्य विधि है, ये पूरी तरह से साक्ष्य अधिनियम है या विधि है या नहीं है, इसके बारे में बताता है। यह अधिनियम संपूर्ण नहीं है, मीन्स ये पूरा नहीं है एक तरह से। ठीक है, आगे हम चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, सेक्शन 1 to 4। सेक्शन फर्स्ट संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। ठीक है, मीन्स इसका संक्षिप्त नाम क्या होगा, इसका विस्तार, इसका प्रारंभ। फर्स्ट, इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर होगा, मीन्स ये पूरे भारत पर लागू होगा। यह न्यायालय की समस्त न्यायिक कार्यवाहियों को लागू है। ठीक है, ये जो
भारतीय न्यायालय के समस्त न्यायिक कार्यवाही पर, सभी प्रकार की कार्यवाहियों पर ये लागू होता है, किंतु किसी न्यायालय या ऑफिसर के समक्ष पेश किया शपथ पत्रों को लागू नहीं। उसके बाद सेकंड है यदि मध्यस्तर के समक्ष की कार्यवाहियों को लागू नहीं है। में जो मीडिएशन के लिए मध्यस्तर के लिए जो कार्यवाही जाती हैं उन पर ये एविडेंट लागू नहीं होता, क्योंकि वहाँ आपसी बातचीत से मामले को निपटाया जाता है, वहाँ सबूत की ज़रूरत नहीं होती, दोनों पक्षों को सुना जाता है और उसके अकॉर्डिंग दोनों में समझौता कराया जाता है। थर्ड है न्यायालय के अंतर्गत सेना न्यायालय आते हैं, किंतु आर्मी एक्ट, इंडियन नेवी एक्ट, डिफेंस, उसके बाद एयरफोर्स एक्ट, ठीक है, ये सारे कौन से हैं? सैन्य न्यायालय के अधीन संयोजित सेना न्यायालयों से भिन्न सेना न्यायालय। उसके बाद सेक्शन 2 निरसित सन 1938 में, सेक्शन 3 सेक्शन 2 है ये निरस्तित कर दिया, मीन्स 1938 में से हटा दिया गया। उसके बाद सेक्शन 3 निर्वाचन खंड, सेक्शन 4 उपधारणाएं। अब जो उपधारणा है, उद्देशिका, साक्ष्यों की विधि का समीकरण, परिभाषा एवं संशोधन करना समीचीन है, अतः एतद् यह निम्नलिखित रूप से अधिनियमित किया जाता है। सेक्शन 3 निर्वाचन खंड, न्यायालय या कोर्ट। न्यायालय शब्द के अंतर्गत सभी न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट आते हैं, मीन्स जो न्यायालय शब्द है उसके अंदर सारे न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट इसके अंदर समाहित है। उसके बाद सेकंड है मध्यस्थों के सिवाय साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत सभी व्यक्ति आते हैं, मीन्स ओनली मीडिएशन मध्यस्तर में के जो है उसमें एविडेंट या सबूत की ज़रूरत नहीं होती, बाकी सभी में वैध रूप से एविडेंट की आवश्यकता होती है। उसके बाद हम पढ़ते हैं आगे तथ्य, फैक्ट्स। तथ्य से अभिप्रेरित है और उसके अंतर्गत आती है, मीन्स तथ्य फैक्ट इसमें बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसी कोई वस्तुओं की अवस्था या वस्तुओं का संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो, मीन्स जिन्हें इंद्रियों द्वारा देखा जा सके या सुना जा सके, महसूस किया जा सके, ठीक है, ऐसे फैक्ट्स। कोई मानसिक दशा जिसका भान किसी व्यक्ति को हो, मीन्स कोई ऐसी मानसिक दशा जिससे किसी व्यक्ति का आभास होता हो। सुसंगता, एक तथ्य दूसरे तथ्य से सुसंगत कहा जाता है, जबकि तथ्यों की सुसंगति से संबंधित इस अधिनियम के संबंध में निर्दिष्ट प्रकारों में से किसी भी प्रकार से यह तथ्य उस दूसरे प्रकार से संस्कृत हो। उसके बाद विवादक तथ्य, विवादक में जिसमें किसी प्रकार के विवाद हो या ऑब्जेक्शन हो, विवादक तथ्यों से अभिप्रेरित है और उसके अंतर्गत आता है। ऐसा कोई भी तथ्य जिससे अकेले ही ऐसे या अन्य तथ्यों से संलग्न में हो, मीन्स ऐसा तथ्य जो अकेले हो या जिस तथ्य से अलग प्रतीत होता हो। उसके बाद आता है किसी ऐसे अधिकार, दायित्व या निर्योग्यता के अस्तित्व, अनस्तित्व, प्रकृति या विस्तार की उत्पत्ति अवश्य में होती है। और सेकंड है जिसकी किसी वाद या कार्यवाही में परखना या प्रत्याख्यान किया जाता है या मतभेद है, ठीक है। उसके बाद स्पष्टीकरण है, जब कभी कोई न्यायालय विवादक तथ्य को सिविल प्रक्रिया से संबंधित किसी तत्सम प्रवृत्ति विधि के उपबंधों के अधीन अभिलिखित करता है, तब ऐसी विवादक के प्रत्याख्यान किया जाना है, वह विवादक तथ्य है। उसके बाद दस्तावेज से ऐसे कोई विषय अभिप्रेरित है जिसको किसी पदार्थ पर या अक्षरों, अंकों या चिन्हों के साधन द्वारा या उनमें से एक से अधिक
साधनों द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित किया गया हो, जो उस विषय के अभिलेख के प्रयोजन से उपयोग किए जाने के अनिश्चित हो या उपयोग किया जा सके। ठीक है। उसके बाद दृष्टांत कोश, कागज, दस्तावेज नहीं। अपहसन चित्र या दस्तावेज है। धातुपट पर उत्कीर्ण लेख दस्तावेज हैं। सेक्शन 3 निर्वसन खंड साक्ष्य। साक्ष्य शब्द से अभिप्रेरित है, उसके अंतर्गत आते हैं। अब इन सबूत के अंतर्गत क्या आते हैं? वे सभी कथन जो जांचाधीन तथ्यों के विषयों के संबंध में हैं और उन्हें न्यायालय की अनुज्ञा देता है या अपेक्षाकृत है, ऐसे कथन मौखिक साक्ष्य कहलाते हैं, मीन्स ओरल साक्ष्य कहलाते हैं। न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश की गई सब दस्तावेजों जिनके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख भी हैं, मीन्स इलेक्ट्रॉनिक बिजली से चलने वाले अभिलेख। ठीक है। उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। ऐसे दस्तावेज दस्तावेजी साक्ष्य कहलाते हैं। साबित, नासाबित, साबित नहीं हुए। तथ्यों के साबित होने के स्तर। अब जो तथ्य हैं उन्हें साबित करने के क्या स्तर होते हैं? पहला है साबित, दूसरा है नासाबित। ठीक है। कोई तथ्य साबित हुआ कहा जाता है जब न्यायालय अपने समक्ष विषयों पर विचार करने के पश्चात या तो विश्वास करे कि उस तथ्य का अस्तित्व है, मीन्स वो तथ्य है, न्यायालय ये स्वीकार कर ले, या उसके अस्तित्व को इतना अधिभाव्य समझे कि उस विशिष्ट मामले की किसी परिस्थिति में किसी प्रज्ञावान व्यक्ति को इस अनुमान पर कार्य करना चाहिए कि उस तथ्य का अस्तित्व है, मीन्स वो तथ्य अस्तित्व में है तो ये साबित होता है। उसके बाद ना साबित है। कई तथ्य ना साबित हुआ कहा जाता है जब न्यायालय अपने समक्ष विषयों पर विचार करने के पश्चात में जो टॉपिक है, जो तथ्य न्यायालय उन विषयों पर विचार करने के पश्चात इस मत तक पहुंचती है या इस विचार पर पहुंचती है कि या तो यह विश्वास करे कि उसका अस्तित्व नहीं है, मीन्स जो सबूत पेश किया गया उसका कोई अस्तित्व नहीं है, वो मतलब एक तरह से जो सबूत दिया गया है वो बिना अस्तित्व का है, या उसे ना अस्तित्व को इतना अधिसव्य समझे कि उस विशिष्ट मामले को परिस्थितियों में किसी प्रज्ञावान व्यक्ति या अनुमान पर कार्य करना चाहिए कि उस तथ्य का अस्तित्व नहीं है, मीन्स नाम मात्र का, मतलब वो अस्तित्व में है ही नहीं। उसके बाद भारत सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के शब्दों का अर्थ है। सेक्शन 4 उपधारणाएं। तथ्य की उपधारणाएं। अब तथ्य की उपधारणाएं क्या है? यह उपधारणाएं तार्किक एवं स्वाभाविक अनुमान है जो बिना किसी कानूनी मदद के मानवीय मस्तिष्क से निकाले जाते हैं। ठीक है। यह न्यायालय के विवेक अधिकार है कि वह ऐसी उपधारणा करे, मीन्स ये न्यायालय के विवेक का अधिकार है, मीन्स विवेक पर निर्भर करता है। यह सदैव खंडनीय उपधारणा होती है। इन्हें साक्ष्य अधिनियम के उपधारणा कर सकेगा के रूप में वर्णित किया जाता है। उसके बाद आ गया एग्जाम्पल। पुस्तक, मानचित्र और चार्टों के बारे में उपधारणा सेक्शन 87। 30 वर्ष पुराने दस्तावेजों के बारे में उपधारणा सेक्शन 90। तार संदेशों के बारे में उपधारणा सेक्शन 88। अन्य सेक्शन 86, 88A, 90A, 113A, 114, 118। विधि की उपधारणाएं। विधि की उपधारणाएं विधि के अज्ञात्व नियम के रूप में होती हैं। विधि की उपधारणाओं के मामलों में न्यायालय को विवेक नहीं होता, मीन्स ये न्यायालय के विवेक पर निर्भर नहीं करता। विधि की खंडनीय उपधारणाएं, विधि की अखंडनीय उपधारणाएं, मीन्स अब विधि की जो उपधारणाएं उन्हें 2 हिस्सों में विभाजित किया है, विधि की खंडनीय उपधारणाएं, विधि की अखंडनीय उपधारणाएं। उसके बाद आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसे साक्ष्य अधिनियम की उपधारणा
करेगा के रूप में वर्णित किया गया है। इसे साक्ष्य अधिनियम में निश्चित सबूत के रूप में वर्णित किया गया है। इंडियन एविडेंस एक्ट की सेक्शन 79, 80, 81, 81A, 83, 85, 85A, 85B, 85C, 89, 11, 104, 105, 107, 108, 112, 113A, 114A, 113 खास। उसके बाद आ जाता है इसे साक्ष्य अधिनियम में निश्चित सबूत के रूप में वर्णित किया जाता है। मीन्स इसमें जो सेकंड पार्ट दिया गया इसमें ये बताया गया है कि जो साक्ष्य अधिनियम में निश्चित सबूत के रूप में वर्णित किया जाएगा, मीन्स फिक्स निश्चय है ये, वो है एग्जाम्पल इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 41, 112, 113। सेकंड है आईपीसी की धारा 82, मीन्स ये फिक्स वाले हैं। ठीक है। सो फ्रेंड्स, हमारा चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। अगली क्लास में हम चैप्टर सेकंड पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। आई होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में।